नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो वीडियो आपका चालू करके रख देते हैं और इसके बाद हम पढ़ते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके बाद शाम को या एनी टाइम कोई निकाल के हम उसके ऑब्जेक्टिव भी आप जैसे प्रोवाइड कराते हैं तो हम लगा लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसे ही आप भी एक क्रम बनाइए कि नहीं, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को भी पढ़िए, साथ में हमारे टेस्ट को भी शाम को लगाया करिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं। ठीक है, जो पुराने इतिहास हमारे हैं तो वो 3 स्रोत हैं। कितने हैं? 3 स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी से वृत्तांत अर्थात विदेशियों द्वारा कुछ हमारे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने का सबसे मुख्य आपका स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इनमें भी से सबसे कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? तो आपका अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपके सरकारी अभिलेख एवं दूसरा निजी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख आपके एशिया माइनर के जो कि बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला है, एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो ये आपका 1400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हुए हैं? तो मित्र, वरुण, इंद्र व नासत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखवाया गया। अगला है, पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जितने के साक्ष्य मिले हैं? तो जितने के सिंध प्रांत में साक्ष्य आपके मिले हैं। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखे गए हैं? तो ये आपके मिट्टी के बर्तन पर व मोहरों पर लिखी गई आपकी अभिलेख हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार के लिपि में लिखे हैं? तो भाव चित्रात्मक आपके बोलेंगे कि किस प्रकार है, तो भाव चित्रात्मक आपकी शैली पर लिखे गए हैं। अगला है कि मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। बात करते हैं कि जेम्स प्रिंसेस किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे। अगला क्वेश्चन आप है, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेयिक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का जो कि प्रयोग किया है सबसे अधिक किया है। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो आपका सार ए कुना अर्थात कंधार शैली का प्रयोग हुआ है अगला भाषा का। अगला है, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है? तो मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी में यहाँ पर अपना खरोष्ठी विधि का प्रयोग किया है। जो मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपके वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको जूनागढ़ अभिलेख में जो कि संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला है, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय एवं हर्षवर्धन से संबंधित यहाँ पर जानकारी ऐहोल अधिवेशन से मिलता है। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो रविकृत ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, हरिसेन ने लिखा था। आपको बताना है हरिसेन किसके दरबारी का कवि था? ठीक है, हरिसेन। अगला है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में आपका लिखा गया। अगला है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त के विषय में जो कि प्रयाग प्रशस्त अभिलेख लिखा गया है।
अगला है, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो आपका एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिस पर हम फोकस करें उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एरण अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक थे आपके भानुगुप्त ने एरण अभिलेख को लिखवाया। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? तो सातवाहन नरेश जो कि पुलकेशन पुलभावी ने लिखवाया था। सातवाहन के समय में आपके कांच के सिक्के आपके चले थे। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश जो कि यशोवर्मन ने लिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बराबर की पहाड़ी, ठीक है, बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख किस धर्म से भिक्षुओं को दान में दिया था? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके अभिलेख हैं, जैसे कि आपका है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि किसके शासनकाल थे? हमारे कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ का जो कि आपका पूछा जाता है, जिसे गिरनार भी बोलते हैं, आपका रुद्रदामन है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त है। एहोल जो कि पुलकेशन सेकंड है। मंदसौर जो कि आपका मालवा के यशोवर्मन थे। वहीं पर ग्वालियर अभिलेख जो कि आपका प्रतिहार नरेश आपके भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाता है, जो कि आपका किससे संबंधित? समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से है। और देवाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो नागार्जुन के जो गुफा का निर्माण किया था दशरथ ने करवाया था। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? तो निजी अभिलेख मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ से अभिलेख अर्थात प्राप्त हुए हैं? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुए, जहाँ पर शुंग वंश द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। अगला है, हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर जो कि हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख लिखाया था। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी प्राप्त होती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी आपकी विदिशा अभिलेख से प्राप्त होती है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आहत सिक्के बहुत बार पूछा गया है, तो आहत सिक्के का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था भारत में? तो 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी सिक्कों ने यहाँ पर सोने के सिक्के जारी किया था। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के यहाँ पर? तो कुषाण राजवंश ने, भीमकटबेसिस ने चलाया था। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के? तो गुप्त शासकों के जो वंशज आए उनके द्वारा चलाए गए। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये आपके मौर्योत्तर काल में आपके जारी किए गए सबसे ज़्यादा सिक्के। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन ने चलाया था। भारत में पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? तो सातवाहन ने किया था, ठीक है, पोटीन बदान जैसे कि होते हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो कुषाण वंश शासक जो कनिष्क थे काफ़ी महान थे, प्रतापी राजा थे कुषाण वंश के, और इन्होंने जो चित्र में अंकित करवाया था गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करवाया था। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए, बहुत बार पूछा गया है कि किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? तो आपका समुद्रगुप्त को यहाँ पर अंकित किया गया है। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए? तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर लक्ष्मी जी के यहाँ पर क्या किए थे? चित्र अंकित करवाया था। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो व्याघ्र शैली के सिक्के चंद्रगुप्त जो कि द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते थे उन्होंने यहाँ पर जारी किया था। सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। अगला है, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्थापत्य के अंतर्गत भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप,
बिहार, चैत आदि का अध्ययन किया जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में किया गया है? तो यहाँ पर 3 प्रकार है, आपको 3 प्रकार याद रख लें, द्राविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली, ये 3 पर हुआ है। तो देखते हैं कौन हमारे किस शैली से संबंधित है। तो उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो जो उत्तर भारत में हुआ आपका नागर शैली में हुआ है। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर आपका कौन है? तो दशा अवतार, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, दशम अवतार का मंदिर। भारत में द्राविड़ शैली का सबसे उत्तर मंदिर आपका है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जो कि राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि राजा राजेश्वर ने बनवाया था। भारत में वेसर शैली, तो वेसर शैली जो है सबसे अच्छा उदाहरण आपका है ग्वालियर की जो तेलिया लोहगान मंदिर है, ठीक है, तेलिया लोहगान मंदिर है, वो आपका वेसर शैली का उदाहरण आपका है। अगला है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा माना जाता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर पूजा करते हुए दिखाते हैं। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से बनाई जाती थी मौर्य काल में। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? तो यक्षिणी के मूर्ति मिले आपके दीदारगंज से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है गंधार शैली की मूर्तियाँ पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा? तो यूनानी कलाकारों का यहाँ पर प्रभाव आपका पड़ा था। वहीं पर अगर बात करते हैं कि गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव पड़ा है? तो अपोलो देवता का यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। अगला है मथुरा कला के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है? तो भारतीय कलाकारों का है। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिकता की यहाँ पर विशेषता है। मथुरा में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए मथुरा कला गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो जैन धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के आपके मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से प्राप्त होती है? तो आपके उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा ही हम प्रागैतिहासिक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? तो भारत में मिट्टी के निर्माण का जो हुआ था सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। अगला है कि भारत में पहली बार चित्रित धूसर जो कि मृदभांड का प्रयोग किया था तो ताम्रपाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार की बात करें तो आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हो गया था। वहीं पर यह की खोज आपकी जो हुई थी वो आपकी नवयुग में हुआ था, नवपाषाण। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो मानव का आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण का आविष्कार हो गया था, ठीक है। और मानव के द्वारा आग का प्रयोग जो हुआ है वो आपका नवपाषाण में, इतना भी याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिख गया होगा। अगला है कि पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पर्वतों की गुफाओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारकर खाते थे। और अगला दिया है आपका क्वेश्चन कि पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। आपको याद रखना है कि ये वस्त्र प्रयोग नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा जो उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन नदी के तट पर आपके प्राप्त हुए, जो कि आपका पूरा पाषाण से है। सोहन नदी किस देश में है? तो आपकी पाकिस्तान में वर्तमान में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो आपको बता दें पत्थर के बने कुल्हाड़ी के प्रयोग ज़्यादा हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर माना जाता है? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप में ही माना जाता है, जो कि मानव के उत्पत्ति केंद्र है। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो भारत में मनुष्य का जन्म जो कि 14 लाख वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हुआ था, बोरी नामक स्थान पर। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक था? तो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो पेड़ के ऊपर रहा करते थे मचान बनाकर। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार करना, कंदमूल तथा फल खाना इनका था। मध्य पाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु बनाया गया था? कुत्ता को यहाँ पर बनाया गया था।
भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का जो समय अवधि है लगभग आपका कितना है, 7000 ईस्वी पूर्व है। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ, तो नवपाषाण काल से आपका कृषि का शुभारंभ हुआ था। भारत में पहली बार कृषि कार्य का जो कि स्थान से शुरू हुआ था मेहरगढ़ से, इसीलिए कृषि साक्षात आपके मेहरगढ़ से मिल जाता है। यहाँ पर कृषि के जो प्रमाण कहाँ से, मेहरगढ़ से। वर्तमान मेहरगढ़ नामक स्थान जो है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक में आपका ये पड़ता है। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे थे, तो नवपाषाण काल में मानव घर बनाकर रहने लगे थे। अगला है कि अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए, तो बुर्ज होम जो कि आपका जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के जो प्रथम साक्ष्य हुए हैं वो आपके कोल्डिहावा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पड़ता है। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार के उपकरण मिले हैं, तो आपके चिसंद एवं सोनपुर से आपके प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो चिसंद स्थल बिहार के किस जिले में है, तो सारण जिले में आपके स्थित हैं। भारत के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया था, तो नवपाषाण काल में वस्त्र का प्रयोग पहली बार किया गया था। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई थी, तो यहाँ पर नवपाषाण काल में पत्थर में पॉलिश भी आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं, तो भोपाल के पास जो भीम बेटिका गुफा है वहाँ पर आपके तीनों पाषाण काल के यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था, तो आपका हुआ था सुमेरिया सभ्यता से आपका हुआ था। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई, तो 5000 ईस्वी पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाव का प्रयोग किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यहाँ पर लिपि भाव का यहाँ पर प्रयोग किया था, लिपि भाषा। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई थी, तो ताम्रपाषाण काल में यहाँ पर बड़े बड़े गाँव की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मारने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था, मरने के बाद तो कहाँ दफनाते थे, तो कमरे के फर्श के नीचे दफना देते थे। ताम्रपाषाण काल की बात कर रहा है। ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे, तो काले एवं लाल रंग के ही करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे, तो पके हुए ईंटों के मकान में रहते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों करने लगे थे ताम्रपाषाण काल में। मालवा, कायथा, एरंड एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से हुए हैं, तो आपके मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपका यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता से आपकी जो कि क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ढेर सारे आपके क्वेश्चन हैं। तो हम वीडियो को बड़ा न करते हुए आपको इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं और अगला जो वीडियो लाएंगे तो आपको ऐसे ही आपको क्रम से पढ़ा देंगे। आपके यहाँ पर हिस्ट्री पूरी क्रम से पढ़ा देंगे ताकि आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएँ पेपर टाइम। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। साथ में हमारे वीडियो को पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।